नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जनरल विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान की ये 10वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हो। आज के विषय में स्पेशली हम बात करेंगे वर्गीकरण के बारे में, और वर्गीकरण में भी स्पेशली हम बात करेंगे 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। तो 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन से हैं, जैसे हमने देखा है प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगाई, एनिमिलिया और प्लांटाई के बारे में। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, बड़ा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं क्या करूँगा, इन सारे को एक ही लेक्चर में डिवाइड करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे 5 जगत वर्गीकरण में, जिसमें मैं आप लोगों को फंगाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में बताऊंगा। जबकि एनिमिलिया और प्लांटाई दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, तो इनके लिए हम अलग से लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं आज का पहला लेक्चर। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले वर्गीकरण। तो वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी या हायरार्की भी कहा जाता है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वर्गीकी कहलाता है। तो ये वर्गीकी की सिंपल सी और सामान्य तौर की डेफिनेशन है, सामान्य तौर की परिभाषा है। अब आगे देखते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्यों हमको जीवों का वर्गीकरण पढ़ना आवश्यक है। अब इसके लिए आप लोगों को ये समझना होगा कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, बहुत सारे तरीके के अलग अलग जीव पाए जाते हैं। अब उनमें से कुछ एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं, जैसे एकल कोशिकीय जीव। एकल कोशिकीय जीव का मतलब ऐसा होता है कि जो संपूर्ण उनका जो जीवन जिया जाता है वो एक ही कोशिका होती है। यही एक कोशिका क्या करती है, पोषण करती है। यही एक कोशिका उत्सर्जन करती है, साथ ही साथ में कोशिका विभाजन करती है, यानी अपनी जैसी ही संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। और इस तरीके से ये कोशिका अपना पूरा जीवन जीती है। जबकि अगर बहुकोशिकीय जीव की बात कर ले तो बहुकोशिकीय जीव में क्या हो जाएगा कि बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसी कार्य को परफॉर्म करती है और उसके आधार पर जंतुओं का निर्माण होता है, जैसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक के लिए अपने जीवन काल में इन सभी का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इन जीवों में काफी विविधता पाई जाती है। अध्ययन सुविधा के लिए इनमें उपस्थित विभिन्नताओं एवं समानताओं के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है, और इसीलिए वर्गीकरण हमको पढ़ना आवश्यक है, ताकि हम हर एक जीव को आसानी से उनके विभिन्नताओं और उनकी समानताओं के आधार पर हम उनके बारे में डिस्कस कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से समझते जाइएगा कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह में विभाजित किया गया है। हालांकि ये फैक्ट मैं आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि कौन कौन से 2 संघ में बांटा गया है, कौन से समूह में बांटा गया है, तो जंतु समूह के में और वनस्पति समूह में। जबकि अब लिनियस के बारे में बात करी जाए तो लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में वर्गीकरण किया था। प्लांट किंगडम, या जिसे हम पादप जगत कह सकते हैं, जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया था। अब आगे देखते हैं। तो अब क्या हुआ था कि जैसे जैसे समय बीता तो ये पता चला कि यार जंतुओं का जो अध्ययन किया जाता है उन्हें 2 शाखाओं में पढ़ना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, उसके बारे में रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी ने संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत, जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया। इन्होंने जीवों को नाम पुकारने की एक वैज्ञानिक पद्धति का विकास किया, यानी हर एक जीवों को किस तरीके की प्रजाति या उसका नाम क्या रखना है, उसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति कहा। इस पद्धति को ही द्विनाम पद्धति कहा जाता है, और यही पद्धति आज तक भी चली आ रही है। ठीक है। तो जिसमें प्रत्येक जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या बताता है, उसके वंश, उसके जीनस के बारे में बताता है, जबकि दूसरा शब्द उसकी जाति के बारे में बताता है, स्पेसीज के बारे में बताता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। यहाँ पर ये जो होमो वर्ड है वो मनुष्यों के वंश के बारे में बताता है, जबकि सेपियंस क्या बताता है, उसकी जाति के बारे में, उसके जीनस के बारे में, या सॉरी उसके स्पेसीज के बारे में बताता है। जिसमें होमो उस वंश का नाम है और जिसकी जाति सेपियंस है। लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली के कारण आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी।
इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि कार्ल लिनियस को क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना है, काफी बार एग्जाम्स में यहां से ये चीज पूछी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर मेन चीज प्रॉब्लम क्या होने लगी कि कार्ल लिनियस ने अपने 2 जगत वर्गीकरण तो दिया, लेकिन 2 जगत वर्गीकरण में सारी प्रजाति को पढ़ पाना मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि कार्ल लिनियस द्वारा दिया गया वर्गीकरण संपूर्ण वर्गीकरण की व्याख्या करने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि बाद में कुछ ऐसे जीव मिले जिनमें पादप और जंतुओं दोनों की संयुक्त विशेषताएं थी। इसका मतलब देखिए, पादप को शुरुआत में कार्ल लिनियस ने क्या कहा कि पादप ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और एक जगह पर रुके रहते हैं। जंतु जगत में क्या कहा था कि जो अपना भोजन पदार्थ दूसरों से ग्रहण करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक चल सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसे जंतुओं भी मिले जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह तक भी पहुंच सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ भी है कि 2 जंतुओं की तरह, मतलब जो जंतुओं की तरह संचरण एवं वनस्पति की तरह प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे, जिसे युगलिना। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे जीव मिलने चालू हुए जिसमें क्या हुआ कि हम बोल सकते हैं कि न तो वो पूरी तरीके से जंतु था और न ही पूरी तरीके से एक पौधे या प्लांट कोशिका की तरह बिहेव करता है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये वर्गीकरण असफल रहा। फिर इसके बाद क्या हुआ, 5 जगत वर्गीकरण आरंभ हुआ। अब देखिए यहां पर परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण के स्थान पर व्हिटकर ने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि व्हिटकर ने सन 1969 में 5 जगत प्रणाली या 5 जगत वर्गीकरण को लिया। इनके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है। अब वो 5 जगत वर्गीकरण उन्होंने कौन कौन से दिए थे, यानी संपूर्ण जीवों को 5 अलग अलग फाइलम, 5 अलग अलग किंगडम के अंदर रखा गया। तो मोनेरा पहला जगत था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत। तो इनके बारे में अब हम लोगों को डिटेलिंग में पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को, जैसा कि स्टार्टिंग में भी मैं बता चुका था, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसको, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, कवक को। ठीक है, ये तीनों आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। जबकि पादप जो जगत है उसको अकेले हमें अलग से एक लेक्चर में पढ़ना होगा, और जंतु जगत है उसको भी अलग से एक लेक्चर में हमको स्टडी करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग इस वर्गीकरण का जो आधार, किस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है उसको देख लेते हैं। तो कोशिका की संरचना और जटिलता के आधार पर इन्होंने क्या करा, सबसे पहले वर्गीकृत किया। तो ये देखा कि कोशिकाएं किस प्रकार की, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। फिर शरीर के संगठन और जटिलता के आधार पर, यानी एक कोशिकीय जीव है या वो बहुकोशिकीय जीव है। पोषण विधि के आधार पर, यानी जीव खुद का खाना खुद बना सकते हैं, यानी उन्हें स्वपोषित प्रकार के हैं, या फिर परपोषित या दूसरों के ऊपर जीवन लेते हैं। जीवन पद्धति, मतलब वे जीव उत्पादक की तरह काम करते हैं या कुछ बनाते हैं। उपभोग, या कुछ चीजों को उपभोग करते हैं, कुछ खाते हैं, या अपघटित या मृत जीवों के ऊपर जिंदा रहते हैं। तो इस तरीके से इन 4 आवश्यक तथ्यों के आधार पर, या इन 4 आवश्यक पॉइंट के आधार पर ही जीवों का वर्गीकरण व्हिटकर ने 5 जगत में किया। चलिए तो अब हम पहला जगत पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जगत हम पढ़ते हैं मोनेरा जगत। अब इस मोनेरा जगत के बारे में विशेष बात आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है, चलिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस जगत में, ठीक है, इस जगत को प्रोकैरियोटिक जगत या किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक जगत का मतलब क्या है कि इसके अंदर, याद रखिएगा, मोनेरा ये सबसे शुरुआती जीव थे, सबसे शुरुआती। मतलब कह सकते हैं कि जीवन की जो शुरुआत थी वो शुरुआत ही इन मोनेरा के कारण ही हुई थी। ठीक है, और इनके अंदर कौन सी कोशिकाएं होती थी, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं का मतलब ये शुरुआती प्रकार के जीव होते हैं, सबसे सरल प्रकार की कोशिकाएं इनके अंदर होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत सम्मिलित सभी जीवों में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। तो सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बता भी चुका हूं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोशिकांग का अभाव होता है, केंद्रक, एक स्पष्ट केंद्रक नहीं दिखता, केंद्रक के ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती। तो इसी तरीके से, यानी ये जो जीव होते हैं वो पूरी तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से के बने हुए होते हैं।
अर्थात इनमें सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स जीव आते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये देखिए मैंने एक प्रोकैरियोट जीव बनाया है, ठीक है। ये एक छोटा सा हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया के बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं, लेकिन आपको मेन चीज क्या समझना है कि इस बैक्टीरिया के अंदर अगर यहाँ पर देखें तो क्या होता है कि ये जो आप लोगों को ये धागेनुमा संरचनाएं पर दिख रही है, ये धागेनुमा संरचनाएं ही क्या है, तो ये इसके अंदर का आनुवांशिक लक्षण है या आनुवांशिक पदार्थ है। और ये आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए के रूप में भी हो सकता है या आरएनए के रूप में भी हो सकता है। तो अभी बहुत चल रहा है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस भी एक तरीके का मोनेरा का जीव है। हालांकि ये हम वायरस है, ये जीवाणुओं के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक टाइप के कोशिकाएं होती हैं। अब इनके अंदर पीछे ये क्या होता है, कुछ फेलेंजेला पाया जाता है। ये फेलेंजेला क्या काम करता है, तो इन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। ये इसे तेजी से पीछे की ओर हिलाते हैं, जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं आगे की तरफ। ओके, आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे हम देख लेते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने सन 1883 में दांत की खुरचन में की थी। इसका मतलब क्या हुआ था कि इन्होंने क्या देखा था, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने, याद रखिएगा, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक वही वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहली बार जीवित कोशिकाओं को भी देखा। और वो जीवित कोशिकाएं उन्होंने जो देखी थी वो बैक्टीरिया की देखी थी। और किसके अंदर देखी थी, तो उन्होंने क्या किया था कि दांत लिए थे और दांत की खुरचन के ऊपर उसे जब माइक्रोस्कोप से सेल्फ कंस्ट्रक्ट यानी उन्होंने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर कुछ एक प्रकार के जीव हैं और उन जीवों को उन्होंने स्टार्टिंग में सूक्ष्म जीव नाम दिया। तो उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से इसे देखा और उसे सूक्ष्म जीव नाम दिया, ठीक है। इसलिए ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये बात आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। अब लुई पाश्चर ने किण्वन पर कार्य किया और बताया कि यह जीवाणुओं के द्वारा होता है। देखिए, किण्वन की प्रक्रिया ये जो थी, ये काफी सालों से हमें इसका अध्ययन था। इसका मतलब क्या था कि जैसे ही इंसान गुटों के रूप में रहने लगा था, तभी से वो क्या करने लगा था कि किण्वन के बारे में जानने लगा था। इसी की वजह से क्या हुआ था कि शुरुआत में उन्होंने जो शराब बनाई थी वो भी किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही बनाई थी। लेकिन वह किण्वन की प्रक्रिया होती क्यों है, कारण क्या था, वह कारण का पता लुई पाश्चर ने लगाया, ठीक है। और उन्होंने बताया कि किण्वन की जो प्रोसेस है वो भी जीवाणुओं के द्वारा ही होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना और अनेक रोगों का कारण यही सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रतिजैविक दवाई या एंटीसेप्टिक जिसे हम कहते हैं, वो जीवाणुओं को मारने के लिए की जाती है। अब देखिए कुछ बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स है। तो बैक्टीरिया अलग अलग शेप के देखने को मिलते हैं। तो स्फेरिकल जैसे गोलाकार बैक्टीरिया, फिर रोड लाइक यानी ये इस तरीके से लंबे लंबे, और स्पाइरल टाइप के हम लोगों को बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो बैक्टीरिया अलग अलग तरीके के शेप और साइज के हो सकते हैं। अब इस जगत के कुछ थोड़े से लक्षण हम देख लेते हैं, प्रोकैरियोट्स जगत के लक्षण। अब इसके सदस्य एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ये तो ये आप लोगों को याद रखना, ये बेसिक फैक्ट है, ठीक है। अब इनमें स्वपोषित एवं परपोषित प्रकार का पोषण पाया जाता है। स्वपोषित और परपोषित का मतलब खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव इसके अंदर पाए गए जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के थे और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे, दूसरों के ऊपर जिंदा रहते थे। अब इनके बारे में, तो ये समुद्र की गहराई से लेकर गर्म रेगिस्तान में भी मिलते हैं। तो इनका जो जीवन स्केल है वो बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये -डिग्री के टेम्परेचर में भी, -10 डिग्री के टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं, और ये यहाँ तक कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक भी पाए जाते हैं। तो इतना बड़ा स्केल होता है इनका जिंदा रहने के लिए, यहाँ तक पाए जाते हैं। इन्हीं लिए क्या कहा जाता है, इसे एक्सट्रीम कंडीशन या बड़े जीवित प्राणी भी इन्हें कहा जाता है।
अब यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया कुछ ऐसे ही जीव है जो चरम स्थितियों में भी रह सकते हैं। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि ये इन्हें हमने देखा, इनके बारे में स्टडी किया कि ये बहुत ही लो टेम्परेचर यानी माइनस के टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हैं, और साथ ही साथ में जब इनको गर्म किया या गर्म पानी के अंदर डाला गया तो देखा कि 80 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी के अंदर में भी ये जिंदा पाए गए। अब आर्की बैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इसका मतलब आर्की बैक्टीरिया ऐसा है जो शुरुआत से लेकर अभी तक है। इसका मतलब क्या है कि ये अगर मुझे ये स्टडी करना है कि शुरुआती जीव कैसे थे, तो मैं आर्की बैक्टीरिया को लेकर अध्ययन करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि शुरुआती जीव कैसे थे, और ये तब से लेकर आज तक भी हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। अब एनाबिना और नॉन स्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यह मुख्यतः किसमें मिलते हैं, धान के खेतों में मिलते हैं। अब दूध से दही का बनना लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के द्वारा होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब यहां पर इसके बारे में अब नेक्स्ट हम फाइलम के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट संघ जिससे प्रोटिस्टा कहा है। तो प्रोटिस्टा ये भी एक तरीके के शुरुआती जीव हैं। ठीक है, बस लेकिन फर्क क्या है कि शुरुआती जीव है और इनमें कोशिका थोड़ी ज्यादा अच्छे से विकसित होती है, यानी इनके अंदर जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मोनेरा के अंदर भी शुरुआती जीव थे लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के थे, और यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा, शुरुआती जीव तो हैं लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं, यानी इनके अंदर क्या होगा, स्पष्ट केंद्र देखने को मिलेगा और कोशिका भित्ति अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी, डबल झिल्ली वाले देखने को मिलेंगे, कोशिकांग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार के, लेकिन यहाँ पर भी जो जीव पाए जाते हैं वो मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों को ही इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे अब क्या है यहाँ पर। तो इस जगत में, ठीक है, इस जगत के विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। याद रखिएगा कौन से, मेन चीज आप लोगों को क्या याद रखना है कि सारे के सारे एक कोशिका हैं और कोशिकाओं का जो प्रकार है वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, इनमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सर्वप्रथम। इस वर्ग का नाम जर्मन वैज्ञानिक E.S. हिकल ने दिया था। तो प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जर्मन वैज्ञानिक E.S. हिकल ने किया था। अब प्रोटिस्टा को मोनेरा एवं बहु कोशिकीय जंतु जगत, पादप जगत एवं कवक जगत की संयोजी कड़ी माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में कौन से जीव बने थे, मोनेरा बने थे। मोनेरा से बहुकोशिकीय जीवों तक बनने की प्रक्रिया में प्रोटिस्टा का एक अहम भूमिका है, ये इनके बीच के जीव हैं। अब पादप तथा जंतु जगत के बीच स्थित युगलीना जो होता है वो इसी जगत में आता है। ठीक है, यानी युगलीना को हम ना तो पूरी तरीके से पादप जगत का कह सकते हैं, ना तो पूरी तरीके से जंतु जगत का कह सकते हैं। तो ये वाले जीव जो होते हैं वो इसी प्रोटिस्टा समूह में रखा गया है। यह दो प्रकार के जीवन पद्धति को प्रदर्शित करते हैं। ये सूर्य प्रकाश में स्वपोषित होते हैं, लेकिन जब सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है तब वो क्या करते हैं कि उसके अभाव में परपोषी यानी दूसरों के ऊपर भी अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है युगलीना का, तो ये आप लोग इसके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के प्रमुख लक्षणों के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहला इसका फैक्ट क्या है कि सभी जीवों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। इसके जीवों का आवास मुख्यतः जल होता है, ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। पोषण की दृष्टि से यह स्वपोषित और परपोषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब इनके कुछ जीव परजीवी होते हैं जो दूसरों के शरीर में रहकर उन्हें नुकसान पहुंचाते। तो याद रखिएगा परजीवी का मतलब क्या होता है, यानी पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है कि दूसरों के जीव शरीर में रहते हैं, खाना खाते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए इसी के कुछ एग्जाम्पल्स भी और हैं, जैसे परभक्षी प्रकार के। तो प्रोटिस्टा जगत के वे सदस्य जो दूसरे के शरीर में रहकर गंभीर बीमारियां उत्पन्न करते हैं उसे परभक्षी प्रकार के प्रोटिस्टा जीव कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा अमीबा,
मलेरिया, पैरामीशियम प्रोटोजोआ। मलेरिया के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से ये मलेरिया नामक बैक्टीरिया जो होता है वो शरीर के अंदर दाखिल होता है। अब प्रकाश संश्लेषी जीव भी आते हैं इसके अंदर, तो वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जैसे इसमें आ जाएगा शैवाल, युगलिना, ठीक है। और युगलिना ऐसा है जो धूप न मिलने पर दूसरों को खाने लगता है। अब अपघटक प्रकार के, अपघटक प्रकार का मतलब क्या होता है कि ये सड़े गले जीवों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों जैव निम्नीकरण करके उन्हें सरल यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा लोशमानिया। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये इनके चीजों के हम लोग यहां तक समझते चले। अब हम तीसरा जगत पढ़ते हैं, जिसके अंदर है हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, कवक जगत के बारे में। तो कवक जगत, ये आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके का कवक आप लोगों ने देखा होगा। ये अक्सर आपने कहां पर देखा होगा कि जहां पर चीजें मर जाती है। मर जाने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ कहीं पर टूट के गिर गया, अब उसको डिकम्पोज करना है, उसको वहां से हटाना है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि कवक इस तरीके से चीजें उग जाती हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, तो फिर उन्हें डिकम्पोज, उन्हें खाना शुरू करते हैं, यानी उन जटिल कार्बनिकों को सरल कार्बनिक रसायन में तोड़ के वापस मिट्टी में मिला देते हैं। चलिए तो इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों को अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहलाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कवक विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो फंगस के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहलाता है। कवक जो होते हैं वो पर्ण हरित रहित, इसका मतलब इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। यह सकेंद्रीय संवहनी ऊतक रहित थैलोफाइट्स होते हैं। अब संवहनी ऊतक का मतलब यहां पर समझिएगा, जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर नहीं पाया जाता। अब जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, तो ये दो पौधों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे ऊतक होते हैं, जैसे कि मतलब क्या होता है कि पत्तियों पर भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यही होती है। तो नीचे जमीन से पत्तियों तक जल पहुंचाने के लिए जाइलम ऊतक काम करता है, जबकि फ्लोएम क्या काम करता है, तो इस पत्तियों में बने हुए स्टार्च को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो करता है फ्लोएम। ओके। अब यहां पर थैलोफाइट्स का मतलब क्या है, थैलोफाइट्स का मतलब ये इतने छोटे होते हैं, ये सभी फंगस कवक इतने छोटे होते हैं कि अगर मैंने आप लोगों के हाथ में एक फंगस दे दिया और मैं बोलूं कि बताओ इसमें इसके मतलब कौन कौन सा अंग आप इसमें पहचान सकते हो, तो पूरा का पूरा शरीर आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हम उनके शरीर को देखकर मतलब उनके शरीर में अलग अलग चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते, उनके अलग अलग पार्ट्स नहीं कर सकते, तो उन्हें थैलोफाइट्स कहते हैं। इनमें जो भोजन संचित की प्रक्रिया होती है, जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। अब इस जगत को बहुकोशिकीय अपघटकों का जगत यानी किंगडम ऑफ मल्टीसेल्यूलर कंज्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। इनकी कोशिका जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। इस जगत के सदस्य यूकैरियोट्स बहुकोशिकीय एवं परपोषित जीव होते हैं। ओके, तो यूकैरियोट्स का मतलब समझ में आया होगा कि कोशिका जो होती है यूकैरियोटिक प्रकार की, एक से अधिक कोशिकाएं देखने को मिलती है। परपोषित मतलब दूसरों के ऊपर अपना जीवन आश्रित करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये कवक के वर्ग का एक छोटा सा डायग्राम है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ये जनरली मशरूम इसे कहा जाता है, तो ये इसी के एग्जाम्पल्स में से हैं। तो कवक जगत के प्रमुख लक्षणों को हम देख सकते हैं कि ये विषमपोषी होते हैं, ये सड़ते हुए पेड़ पौधों तथा जंतुओं पर उगते हैं। ये अब इनको उगने के लिए क्या चाहिए, आप एक तो गर्म जगह चाहिए थोड़ी सी, मतलब ऐसा नहीं उबलती हुई है सहारा रेगिस्तान है, ऐसा नहीं भैया, गर्म का मतलब उमस भरी जगह और नमी वाले इलाकों में ये पाए जाते हैं। अब ये एकल एवं बहुकोशिकीय हो सकते हैं, एक कोशिका के साथ साथ एक से ज्यादा कोशिका के रूप में भी दिख सकते हैं। इनमें जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये कवक क्या होता है, ये पौधों के अंदर बहुत भयानक बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जिससे फसलें बहुत बर्बाद होती है। जैसे गेहूं का किट्टू रोग, सरसों में सफेद रस्ट रोग इन्हीं के कारण होता है।
अब विश्व की सबसे पहली जो एंटीबायोटिक दवाई थी, ठीक है, मतलब जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जो दवाई थी, ठीक है, उसका निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 में किया था। और पेनिसिलिन नोटेटम और पेनिसिलिया काइसोगेनम नामक कवक के द्वारा पेनिसिलिन को प्राप्त किया था। तो बेसिकली आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो पेनिसिलिन का आविष्कार है वो किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया था। या एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये बात आप लोगों को बेसिकली याद रखना है। हालांकि इसके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि पूछा जाएगा किस फंगस के ऊपर किया था। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किस जगत में हुआ, तो कवकों के ऊपर इसका कवकों के अध्ययन के दौरान क्या हुआ, एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ। आई होप चीजें आप लोगों को यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आई होगी। तो इस वर्गीकरण के इस पार्ट में हम लोगों ने 3 क्लास को पढ़ा, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक जगत को पढ़ा। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।